ठीक है, आज से हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे रिवीजन। और बात करते हैं कि भैया हम रिवीजन किसका करने वाले हैं, तो हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्टनरशिप का। तो जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था पार्टनरशिप का, उसका जो नाम था वो बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है, और डैश फंडामेंटल्स। तो जो पहला वाला चैप्टर है इसका मुझको क्या करवाना है, आज पूरा रिवीजन आपके साथ करना है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, ठीक है, ये आज का हमारा है जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ तो सबसे पहले तो आपको अपनी ही बुक में दो चीज़ें देखनी है। एक तो इसकी भैया मीनिंग देख लेना बुक सामने रख के, और मीनिंग के साथ साथ इसकी आप डेफिनेशन भी देख लेना। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो इसकी डेफिनेशन का मैं सबसे पहले आपको एड्रेस बताता हूं कि एड्रेस क्या था। इसका जो एड्रेस था वो था भैया सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 था किसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। अगर आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में देखोगे तो आपको इसकी डेफिनेशन दिख जाएगी। किसकी, पार्टनरशिप की डेफिनेशन दिख जाएगी। जो बोलते थे कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एड्रेस याद रखना, सेक्शन 4 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और ये डेफिनेशन किस में दी हुई, डबल इन्वर्टेड कॉमास में दी हुई है। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो चीज़ इसमें जैसा लिखा हुआ आपको भैया वैसा ही बिल्कुल याद करना है, एकदम इसको रट लेना है। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले जब आप इसको देखोगे तो लिखा हुआ पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। मैंने क्लास में आपको समझाया था, मैंने कहा था कि मान लेते एक मेरे पास ए पार्टनर है, दूसरा मेरे पास बी पार्टनर है। ए ने क्या करा, बी को बिजनेस प्रपोजल दिया। अब बी के पास ऑप्शन होते हैं, या तो वो यस बोले या फिर वो नो बोले। अगर भैया इसने बोल दिया नो तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन अगर इसने यस बोला तो मैं बोलूँगा कि बी ने क्या दे दी भैया, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि बिजनेस प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाएगा, बिजनेस प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाएगा तब क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। यही मैंने क्लास में बात बताई थी। फिर मैंने कहा कि हमारी जो पार्टनरशिप है, कोई भी पूछे कि भैया पार्टनरशिप बनती कैसे है, तो मैंने कहा हमारे यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट के द्वारा बनती है, एग्रीमेंट के द्वारा बनती है। और एग्रीमेंट मैंने कहा कि दोनों फॉर्म पर हो सकता है भैया, रिटन फॉर्म पर भी हो सकता है और ओरल या वर्बल फॉर्म पर भी हो सकता है। मैंने कहा जो मेरे पास जो रिटन फॉर्म पर एग्रीमेंट है, इसको मैंने नाम बोला था पार्टनरशिप डीड। इसका मैंने नाम क्या बोला था, पार्टनरशिप डीड। और जो ओरल या वर्बल था तो मैंने कहा हम यहाँ पर प्रोविज़न इस्तेमाल करते हैं। किसके प्रोविज़न हम इस्तेमाल करते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ बातें लिखी हुई, कुछ प्रोविज़न्स लिखे हुए, उसका मुझको इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन इसके हिसाब से सॉल्व करना है। ध्यान रखना कि कोई भी पूछे कि भैया आपके पास जो पार्टनरशिप है कैसे बन रही है, हम बोलते हैं भैया एग्रीमेंट के द्वारा बन रही है। जब आप बुक में इसकी डेफिनेशन को पढ़ के देखोगे तो आप पाओगे कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। कि जब आप पार्टनरशिप कर रहे हो ना, तो भैया आपको पार्टनरशिप किसके लिए करनी है, भैया बिजनेस के लिए करनी है। ऐसा नहीं रहेगा कि आप और मैं मिलके अगर कोई चैरिटेबल एक्टिविटी करेंगे तो पार्टनरशिप में नहीं आएगा। हमको भैया बिजनेस करना जरूरी है। और जब हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो याद रखना बिजनेस का जो मोटिव आपको पता है वो क्या होता है भैया, बिजनेस का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। और ये जो प्रॉफिट हम कमाएंगे पार्टनर्स के बीच में बांटना जरूरी है, ये चीजें होनी चाहिए। तो जब आप बुक में डेफिनेशन देखोगे तो क्या बोलते हैं कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, आप मुझे बोलोगे क्या लॉस को भी बांटना कंपलसरी है, मैंने कहा नहीं, प्रॉफिट बांटना कंपलसरी। डेफिनेशन प्रॉफिट के बारे में बोल रही है, लेकिन कई बुक ये भी लिखती है कि प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस ऑल्सो, कि मतलब इस प्रॉफिट में लॉस भी है। क्लियर हुआ। ये सब बातें हमने आपसे क्लास में चर्चा करी थी। ठीक है, फिर एक चीज आई थी म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी जहां पर मैंने बताया था कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैंने कहा मान लेते हैं कि मेरे पास एक ए पार्टनर है, एक बी पार्टनर है, एक मेरे पास सी पार्टनर है। या तो ये दोनों मिलके काम कर लें, या ये तीनों मिलके काम कर ले, या कोई एक पार्टनर मिलके काम कर सकता है। अच्छा, इसी के बेसिस में मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो मेरे पास भैया जो पार्टनर है वो क्या है, बिजनेस का प्रिंसिपल है, मालिक है, और बिजनेस का साथ में एजेंट भी है।
एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था कि मान लो एक्स वाई जेड ने कहा कि हम तीनों मिलके क्या करते हैं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं। ये बोलता है भैया मैं मैथ्स पढ़ा लूंगा, ये बोलता है मैं फिजिक्स पढ़ा लूंगा, ये बोलता है मैं केमिस्ट्री पढ़ा लूंगा। तो जब इन तीनों को मैथ्स पढ़ाने पर, फिजिक्स पढ़ाने पर या केमिस्ट्री पढ़ाने पर सैलरी मिल रही है तो उस टाइम एजेंट है। अगर ये कोई भी ट्रांजेक्शन किसी थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं तो उस टाइम क्या है, एजेंट है। लेकिन सोचो जब ये साल के अंत में जब प्रॉफिट को बांटेंगे उस टाइम में बिजनेस के क्या बन जाएंगे, प्रिंसिपल बन जाएंगे। लॉस को बांटेंगे तब क्या बन जाएंगे, प्रिंसिपल बन जाएंगे। अच्छा इसी किसी भी पार्टनर, मान लेते हैं मैंने कहा किसी एक्स पार्टनर की कोई दिक्कत किसी थर्ड पार्टी के साथ हो गई, एक्स पार्टनर की कोई दिक्कत किसी थर्ड पार्टी के साथ हो गई तो भैया उसमें एक्स वाई जेड तीनों ही लायबल होंगे। आया समझ में? ये चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी थी, प्रिंसिपल एजेंट वाली बात बता दी मैंने आपको। बताया कि ये जो पार्टनरशिप है कैसे बनती, एग्रीमेंट के द्वारा बनती है। एग्रीमेंट भैया रिटर्न भी हो सकता है, ओरल और वर्बल भी हो सकता है। रिटर्न को मैंने नाम दिया आपके पास पार्टनरशिप डीड। अब हम बात करते ओरल और वर्बल में कुछ प्रोविज़न थे, एक बार मैं इस प्रोविज़न में चर्चा कर लेता हूँ। ये प्रोविज़न कहाँ थे, ये बोलते हैं कि जब नो पार्टनरशिप डीड हो। ये प्रोविज़न कहाँ पे लिखे हुए, अगर आप अपनी बुक खोल के देखोगे तो आपको वहाँ पर ये प्रोविज़न मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, ये प्रोविज़न आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखे हुए मिलते हैं। जैसे कि इन प्रोविज़न में लिखते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांटेंगे। ये प्रोविज़न क्या बोलते हैं कि भैया अगर ओरल एग्रीमेंट है तुम्हारा, अगर एग्रीमेंट कैसा है भाई, ओरल है, तो याद रखना कि हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांटेंगे। भैया ध्यान से इस चीज को समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। मैंने वर्ड क्या लिखा है, अलाउड। अलाउड में इतना जोर क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने कहा दिमाग में चीजें सेट करो। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है फॉर्म के लिए क्या है, खर्चा है। एन माइनस का रूल लगाता हूं, इसके वजह से पार्टनरशिप कैपिटल बढ़ जाती है तो एल प्लस का रूल लगा रहा हूं। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ नहीं करेंगे चाहे उनके बीच में कुछ भी तय हो। अच्छा इसके बाद एक और चीज़ मेरे पास आती थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैंने कहा कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज्ड। ये वर्ड में क्यों कर रहा हूँ मैं फोकस, मैंने कहा इसमें ध्यान दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है भैया, फर्म के लिए इनकम एंड गेन है, एन प्लस का रूल लगा रहा हूँ। इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा इसके बाद और क्या है, इसके बाद था भैया नो सैलरी। कोई पार्टनर कितना भी काम कर ले, कोई पार्टनर कितना भी काम कर ले उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, कोई एनी टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। यही बात लिखी हुई थी। अच्छा फिर बात लिखी हुई थी इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। इसकी एक बार पिक्चर में देख लेता हूँ। ये मेरे पास हो गई फर्म, ये मेरे पास कौन हो गया, पार्टनर। जब पार्टनर ने फर्म को भैया पैसा दिया, हमें हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। इस पार्टनर ने फर्म को मान लो पैसा दिया, किस रूप में दिया, लोन के रूप में। तो भैया इसको कम से कम कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से मिलेगा, 6% पर एनम। क्लियर हुआ? ये मेरे पास प्रोविजन थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। कब लगेंगे, ध्यान रखना जब ओरल एग्रीमेंट हो या इन सब के बारे में कोई बात ना कही गई हो। ये सब मैंने आपके साथ चर्चा करी थी क्लास में, ठीक है। अच्छा इसमें एक और बात थी कि अगर मान लेते हैं, इसमें एक और लाइन थी, ये थोड़ा थ्योरी वाला है, कि मान लेते हैं कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो उसमें सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मानो एक पार्टनर ए है, एक बी है, एक सी है। ए बोलता है कि भैया मेरा बेटा है डी, हम उसको पार्टनरशिप में ले आते हैं, लेकिन बी और सी मना कर रहे हैं। ए बी सी 3 पार्टनर है। ए बोलते हैं मेरा सन है, ये मेरा सन है। किसका सन है, ए का सन है, इसको भैया पार्टनरशिप में ले आओ, लेकिन बी और सी मना कर रहे तो नहीं आएगा। मान लेते हैं कि बी अग्री है लेकिन सी मना कर रहा तो भी नहीं आएगा। आएगा तभी जब भैया ए बी सी तीनों चाहेंगे। ये मेरा मतलब ये ऐसा जो ऐसे बना रहा हूँ मैं, ये टिक है, ठीक है, ये टिक है, मतलब समझ लेना, ठीक है। तो इसका मतलब भैया हर एक पार्टनर की कंसेंट चाहिए तभी हमारे पास पार्टनर आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अगला टॉपिक मैं आपका फटाफट से रिवाइज करवाता हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है।
अच्छा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मैं उन खर्चों को दिखाता हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मैं उन एक्सपेंसेस को दिखाता हूँ जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मैं उन खर्चों को दिखाऊंगा जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस तरीके के जो खर्चे होते हैं भैया वो कहाँ पर जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होते हैं। ठीक है। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ध्यान से समझना, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। भैया किसका डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किसके बीच में करेंगे भैया? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच में करेंगे। कैसे कैसे कर सकते हैं भैया? पार्टनर्स को सैलरी दे के कर सकते हैं, पार्टनर्स को कमीशन दे के कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे के कर सकते हैं, रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करके कर सकते हैं, जो बच जाए पार्टनर्स के बीच में डिविजिबल प्रॉफिट के तौर पर बांट सकते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं क्या बनाता हूँ? इसके लिए मैं बनाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो भी खर्चा कैसा रहेगा भैया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला रहेगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट उन खर्चों को बोलता हूँ जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, वो देने ही हैं। ऐसे खर्चे कहाँ पर डेबिट होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होंगे। अच्छा, ऐसे कुछ खर्चों के नाम बताओ। तो मैंने कहा भैया अभी हमने देखा इंटरेस्ट ऑन लोन कम से कम 6% पर एनम तो देना ही है। अगर मैंने कहा मान लेते हैं रेंट टू पार्टनर, अगर पार्टनर की कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही तो उसका रेंट तो देना ही है भैया। अगर सपोज करते मेरे पास है कोई मैनेजर, तो भैया अगर इस मैनेजर से सैलरी का वादा किया तो इसको देना ही है। अगर भैया है कौन भैया? मैनेजर की भैया मान लेते हैं कमीशन वगैरह लिखी हुई, तो ये सब के सब क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। एप्रो आपको समझ में आ गया। अच्छा, एप्रो में क्रेडिट साइड में एक और चीज़ आती है, वो मैं बता देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आती हैं। क्रेडिट में क्यों लिख रहे हो भैया? क्रेडिट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें n+ का रूल लगा रहा हूँ। ये फर्म के लिए क्या है? n+ है। अच्छा, कुछ बातें और बता दो। मैंने कहा जो प्रॉफिट एंड लॉस है चाहे एप्रो, ये दोनों के दोनों के क्या है भैया? नॉमिनल है। ये क्या है? नॉमिनल है। और ये जो तुम्हारे पास एप्रो था, एप्रो भी क्या था भैया? नॉमिनल। नॉमिनल में मैं इतना जोर क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि नॉमिनल का कोई बैलेंस नहीं बचता। अच्छा, ये लास्ट में मैंने यहाँ पर लिखा है डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, तो उनकी कैपिटल को बढ़ा देगा। अगर लॉस होता तो उनकी कैपिटल को कम कर देता। अच्छा, क्वेश्चन में मान लेते हैं कि मुझे अगर दोनों बनाना पड़ जाए, मतलब कुछ आइटम्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के भी हो, साथ में एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट के भी हो। मैंने बोला कि भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में पहले क्या बनाना पड़ेगा? P&L। इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? एप्रो। तो आप पहले क्या बनाओगे? आप पहले P&L बनाओगे, उसके बाद आप क्या बनाओगे? एप्रो बनाओगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस एप्रो, वो सॉरी P&L, उसके बाद क्या बनेगा? एप्रो बनेगा। अच्छा, अब मैं आगे आपके साथ बढ़ता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन वाले बात तो मैंने आपको देखो बता दी। एंट्री। अच्छा चलो, नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एंड लोन बाय फर्म टू द पार्टनर। दो टॉपिक है, देखते हैं यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एंड लोन बाय फर्म टू द पार्टनर। इसका मैं एक बार चित्र बना के आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। नींद तो नहीं आ रही तुम्हें? ठीक है। पहला वाला है कि भैया ये मेरे पास सुंदर प्यारी मेरे पास फर्म हो गई, ये मेरे पास कौन हो गया? पार्टनर। जब भैया फर्म ने, और हमेशा अकाउंटेंट ऑफ फर्म के ही हो। एक सीन ये हो गया, दूसरा सीन ये हो गया भैया फर्म हो गया, सामने कौन हो गई भैया? पार्टनर हो गई। अकाउंटेंट आप अभी भी यहीं पर ही हो। तो जब फर्म क्या करती है? किसी पार्टनर से लोन लेती है, लोन टेकन, तो भैया फर्म की क्या बढ़ती है? लायबिलिटी बढ़ती है। आया? अगर फर्म क्या करेगी? लोन देगी, लोन गिवन, तो फर्म के लिए क्या बढ़ते हैं? असेट बढ़ते हैं। क्लियर हो रही बात? अच्छा, पहले वाले केस में जब फर्म क्या करेगी? लोन लेगी। सपोज करते हैं लोन लिया, एंट्री मेरे पास बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम, मान लो राम से लिया, राम कोई पार्टनर है, 1 लाख रुपए का लोन लिया, 1 लाख रुपए का लोन लिया। इसमें A+ का रूल लग जाएगा, L+ का रूल लग जाएगा। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट देंगे तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। मतलब यही लोन फ्रॉम राम मान लेते हैं ना, अगर राम कोई नाम है तो मैंने कहा यही हो जाएगा, लोन फ्रॉम राम अकाउंट। मान लो इसका 6% तो कितना आ जाएगा? 6000 और 6000 आ जाएगा। मैंने रूल काय का लगाया? N- का रूल लगाया, इसके वजह से यहाँ पर लोन बढ़ गया। गलती से भी भैया इस इंटरेस्ट ऑन लोन को पार्टनर्स कैपिटल में मत दिखा देना। बच्चे दिखा देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन को पार्टनर्स कैपिटल में नहीं दिखाना।
ये एंट्री मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। फिर मैं क्लास में बड़ी चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, मैंने कहा कि भैया जो भी आपके पास नॉमिनल खाते होते हैं, जो भी कौन से खाते होते हैं, नॉमिनल खाते होते हैं, इनकी भैया हमें क्या करनी पड़ती है, क्लोजिंग एंट्री करनी पड़ती है। नॉमिनल खातों की क्या करनी पड़ती है, क्लोजिंग एंट्री। तुम बोलोगे इंटरेस्ट ऑन लोन भैया एक नॉमिनल खाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन एक नॉमिनल खाता है, इसकी भी क्लोजिंग करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, सिंपल। इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों बाय द फर्म और टू द फर्म दोनों ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अभी भी आता हूँ उनको, हाँ ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो बेसिकली मैं खर्चों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी पूरी लाइन सुनो। मैंने कहा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो खर्चे हैं जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस केस में देखो, जब हमारी यहाँ पर फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया था, जब हमारे यहाँ पर फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया ना, तो इसको देना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है। लेकिन मैं इसके लिए शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। जब हमारी फर्म ने यहाँ पे लोन दिया, अब तो इनकम है। मैं बोल रहा हूँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नाम से ही समझो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की वो खर्चे हैं जिनको प्रॉफिट के होने या ना उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खर्चों पे बात कर रहा हूँ, इनकम पे बात नहीं कर रहा। लेकिन जब फर्म ने यहाँ पर ये लोन दिया होगा तो उसको इनकम नहीं मिल रही होगी। आया समझ में? अच्छा, फिर मैं कहा था, मैंने कहा इंटरेस्ट लोन यहाँ पे डेबिट में दिख रहा था, क्लोजिंग में आप इसको यहाँ पे क्रेडिट में लिख दोगे, 6000 और 6000, सिंपल। अच्छा, आगे अब मैं बढ़ता हूँ केस नंबर सेकंड। अब ये तो सिंपल ही है, ये खत्म। इसके बाद तुम्हारे पास फर्म है और मान लो फर्म ने क्या करा, इसको लोन दे दिया। अगर सोचो कि फर्म जब लोन दे रही है तो उसके लिए तो क्या बन रहा है, असेट बन रहा है ना। आपको हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। मान लो कि आपने किसी, ये पार्टनर का नाम है राम। अब देखो इसको ना, मेन हमारे जो हमारा बनता है, रिवैल्यूएशन बनाएंगे, एप्रो बनाएंगे, पीएनएल बनाएंगे, उन सब से अभी मत देखो। इसको ऐसे करके देखो कि फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया, अगर फर्म किसी पार्टनर को लोन देगी तो उसके असेट क्रिएट होंगे। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, एडवांस टू राम लिख सकता हूँ, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसे करके लिख दूंगा एंट्री। ये तो बन जाएगी मेरी एंट्री। और मैं अब इसको क्या बना रहा हूँ, असेट बना रहा हूँ, और यहाँ से मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है। लेकिन आपका दिमाग तेज चलेगा, आप बोलोगे दूसरा ये भी तो हो सकता है कि हम इसकी कैपिटल कम कर दें। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो तो जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा उसके हिसाब से आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। आ रहा? मेरे केस में मैंने क्या माना कि फर्म भैया जब पैसा दे रहा, तो जब मैं किसी को पैसा देता हूँ तो सामने वाली पार्टी में मेरी असेट बनती। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। अब इसके बारे में कुछ ना लिखा हुआ हो तो हम इससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। लेकिन मान लो कि अगर इंटरेस्ट चार्ज करते तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो जाती, इनकम हो जाती। इनकम में कहाँ पर रिकॉर्ड करता हूँ, क्रेडिट में रिकॉर्ड करता हूँ। यह है समझ में? अगर मान लो इंटरेस्ट मुझे कैश में मिल जाती तो मैं लिख देता भाई कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन जो भी है, तुम समझ रहे हो ना। इंटरेस्ट अकाउंट मान लो जो भी मिली, और फिर तुम बोलोगे भाई ये नॉमिनल है तो इसको भी क्लोज करो, तो मैं लिख दूंगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब थोड़ी बात समझे जी। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर मैं यहाँ पर शब्द ना इस्तेमाल करूँ तो ज़्यादा बढ़िया। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आज से खर्चों के लिए ही इस्तेमाल करो। आई बात समझ में? तो आपको मेरे हिसाब से इंटरेस्ट वाले दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, कहाँ पर देना है कहाँ पर नहीं देना है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, मान लेते कि ये तो मैंने कैश वाली तुमको बता दी। तुम बोलो कि अगर कैश से नहीं मिलती, तो मैंने कहा एक काम करो, अगर कैश से नहीं मिल रही है तो आप उसके पार्टनर्स कैपिटल से कम कर दो। अगर नहीं मिल रही है तो इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कम कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये कर लो। अगर इस वाली में जब मुझको मिला था तो यहाँ पर मैंने A+ का रूल लगाया था या नहीं लगाया था, यहाँ पे मेरे पास कैश बढ़ रहा था। दूसरा ऑप्शन मैंने यहाँ पर इसकी कैपिटल कम कर दी। दिमाग में बिल्कुल पिक्चर बना के चलनी है, तब जाके समझ में आएगा। क्या कहानी चल रही थी कि भैया फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया और उसके ब्याज के बारे में बात चल रही। अगर इसके ब्याज के बारे में कोई और बात ना बोली हुई होती, अगर इसके ब्याज के बारे में कोई और बात ना बोली हुई होती तो हम इससे ब्याज चार्ज नहीं करते, इंटरेस्ट हम इससे चार्ज नहीं करते। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसके बारे में भैया, मैनेजर के कमीशन के बारे में। अगला टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा भैया। मैनेजर का कमीशन,
तुमने जैसी ही देखा मैनेजर का कमीशन, तुम्हारे दिमाग में क्या आ गया, तुमने बोला कि भाई एक तो ये एक्सपेंस है तो एन माइनस का रूल लगा दो। एन माइनस मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तुमने बोला कि भाई ये खर्चा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कैप, मैनेजर की कमीशन या फिर मैनेजर की सैलरी, कैसा खर्चा है भैया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कैप। अगर भैया ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये कहाँ पर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा। जी सर। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो मैनेजर कमीशन आप ये समझ गए। अच्छा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि वो खर्चा जिसको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मैंने आपको बता दी, ये छोटा सा, इसमें कुछ और है नहीं ऐसा। आगे आगे हमने बात करी थी भैया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एमंग पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एमंग पार्टनर्स। तुमने जैसी ही ये टॉपिक देखा, तुम्हारे दिमाग में सीधा आया, तुमने बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटना है पार्टनर्स के बीच में, इसके लिए मैं खाता क्या बनाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूँ। इसका फॉर्मेट तुम्हारे दिमाग में फटाफट से आ जाएगा। तुम बोलोगे भाई तुमने रटा दिया था क्लास में कि एप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल खाता है। नॉमिनल खाता मतलब एन माइनस हमारे यहाँ पर आएंगे, एन प्लस हमारे यहाँ पर आएंगे। एप्रो कौन सा खाता है भैया, नॉमिनल खाता है, नॉमिनल अकाउंट है। और किसके बिहाफ में हम बनाते हैं, हम फर्म के बिहाफ में बनाते हैं। पूरी बुक हम फर्म के बिहाफ में हम सॉल्व कर रहे हैं। तुमने कहा कि भैया ये खाता हमको पता है स्टार्ट कहाँ से होता है, ये बाय प्रॉफिट से यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये प्रॉफिट कहाँ से आता है, ये पीएनएल से प्रॉफिट आता है। इतना तो तुमको पता है। तुमने कहा कि भैया फिर खर्चे, ध्यान से मेरी बात को समझना, एप्रो में यहाँ पे हम खर्चे दिखाएंगे, लेकिन कौन से खर्चे दिखाएंगे, पार्टनर से रिलेटेड खर्चे दिखाएंगे। अगर ये मान लो क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन दिया हुआ होता तो वो यहाँ नहीं आता, इससे पहले मुझे पीएनएल बनाना पड़ता। ठीक है, जैसे आईएससी बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, पहले पीएनएल बनाते हैं, पीएनएल से मैनेजर कमीशन को माइनस करके दिखाते हैं और फिर हम एप्रो बनाते हैं। सीबीएसई में हम लोग क्या करते हैं कि इसी प्रॉफिट में से यहीं से माइनस कर लेते हैं। आया समझ में? तो कोई अगर सीबीएसई का बच्चा है तो वो ध्यान रखना, आईएससी का बच्चा है तो वो ध्यान रखना है। फिर से बता रहा हूँ, आईएससी में मैं क्या समझाता हूँ, एप्रो से पहले मैं पीएनएल बनाना सिखाता हूँ, पीएनएल से मैं मैनेजर कमीशन का खर्चे को माइनस करवाता हूँ पूरा, फिर जो प्रॉफिट बचता है उसको मैं एप्रो में लेकर आता हूँ। और जब मैं सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर आपके पैटर्न में दिया हुआ है कि प्रॉफिट दिया हुआ, इस प्रॉफिट में से यहीं से ही मैनेजर की कमीशन को माइनस कर लेना। तो जैसा आपका सिलेबस में वैसा आप सॉल्व कर लेना। तो बाय प्रॉफिट आपको समझ में आ गया। आपको समझ में आगे यहाँ पर पार्टनर से रिलेटेड खर्चे आते हैं, जैसे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। अच्छा, 2 पार्टनर सैलरी आ जाएगी, 2 पार्टनर सैलरी आ जाएगी। अच्छा, 2 पार्टनर्स का कोई कमीशन होगा तो वो आ जाएगा। अच्छा, 2 अगर मैं रिजर्व बनाऊंगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके के खर्चे, और जो बच जाएगा अब फिर उसके बाद में दोनों साइड का टोटल करता हूँ, दोनों साइड का टोटल करता हूँ, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आती है जिसको मैं बोलता हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगी। दोनों साइड का टोटल करूँगा, जो बचेगा उसको छोटी वाली साइड पे लिख दूंगा। मान लेते हैं यहाँ पर आ रहा, इसको मैं लिखता हूँ टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और याद रखना कौन से रेशियो में जाता है, ओल्ड रेशियो में। इसको मैं क्या नाम बोलता हूँ भैया, इसको मैं नाम बोलता हूँ, ये जो ये बचता है इसको मैं बोलता हूँ क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। एप्रो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। एंट्रीज एक बार आपको बुक से देखनी है, वैसे मैंने सब समझा रखी है। एक बार एक देखो, एंट्रीज को समझाने के लिए सिंपल रूल समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले याद रखना कि जो भी खर्चे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि मान लो जैसे किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, मैंने कहा किसी पार्टनर को मान लो कमीशन देनी है, मैंने कहा मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मतलब ये सब खर्चे है ना। तो आप सिंपल बोलोगे अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल सा है। और फिर तुम बोलोगे अरे ये जो सैलरी कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, नॉमिनल है, इसकी क्लोजिंग करनी पड़ेगी, तो मैं लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट डेबिट टू सैलरी कमीशन आईओसी अकाउंट, ऐसे करके ये ख़त्म। ये मैंने आपको इस तरह वाली सारी एंट्री बता दी, अलग अलग करना पड़ेगा लेकिन आपको इसकी। अच्छा, ये जो इसकी भी बता देता हूँ, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है जब पार्टनर्स के बीच में बटेगा, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और जब ये पार्टनर्स कैपिटल के बीच में बटेगा तो उनकी कैपिटल को क्या कर देगा भैया, बढ़ा देगा, इसलिए मैंने ये दिखाया। जी सर, समझिए।
अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी बता दो लगे हाथों, तो मैंने कहा ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए फर्म के लिए इनकम है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, और ये पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी, ठीक है। फिर तुम बोलोगे ये तो हमको समझ में आ गया, एल माइनस। फिर मैंने कहा देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम्हारे पास नॉमिनल है, तो इसकी क्लोजिंग जाएगी, तो लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे लिखा हुआ, क्रेडिट में, तो इसको कहाँ लिखूंगा, डेबिट में। आती है ना क्लोजिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट, ये हमने किया था अभी तक। जी सर। अच्छा, एंट्री मेरे हिसाब से सब आप समझ गए। एप्रोप्रिएशन और पीएनएल, एप्रो में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अच्छा, आगे एप्रोप्रिएशन, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अवेलेबल प्रॉफिट। अब हम चर्चा करते हैं भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब हमारी चर्चा होने वाली है भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको मैं लिख रहा हूँ पीसीए शॉर्टकट में। मैंने कहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड हैं, एक है भैया फिक्स्ड मेथड, एक है भैया फ्लैक्चुएटिंग मेथड। फिक्स वाले तो नाम से ही पता चल रहा है कि पार्टनर्स की कैपिटल हमेशा फिक्स रहेगी, ठीक है। इसमें मेरे पास दो खाते बनते हैं, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साथ में मुझको क्या बनाना पड़ता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लैक्चुएटिंग में एक ही खाता बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आप इनके बुक में देखो, फॉर्मेट देखना साफ साफ, यहाँ तो थोड़ी सी गंदी उसमें दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। मैं पहले आपको समझा रहा हूँ भैया फिक्स्ड। तो फिक्स्ड में क्या है, दो खाते बनेंगे, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मैंने मान लो बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो दो पार्टनर है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दो पार्टनर्स का बना दिया। ये ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, और ये पर्टिकुलर्स हो गए। तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या हो गया, पर्टिकुलर्स हो गए, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा मान लेते बिजनेस पहले से चलता हुआ आ रहा है। अगर बिजनेस पहले से चलता हुआ आएगा तो शुरुआती कहाँ से होगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से। अच्छा, याद रखना कि जब मैं पार्टनर्स कैपिटल बना रहा हूँ तो मैं हमेशा किसके ब्याह में बना रहा हूँ, ये फर्म बना रही है भैया, एल माइनस का रूल यहाँ पे लगेगा, एल प्लस का रूल यहाँ पे लगेगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है। ओपनिंग बैलेंस आपको ये समझ में आई गया है। अगर किसी पार्टनर ने, मैंने कहा मान लो और पैसे लगाए, तो वो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक। अगर और कोई पैसे लगाए, इसको मैं यहाँ पे एडिशनल कैपिटल बोल रहा हूँ। अगर कोई पैसा निकालता मान लो तो टू बैंक, इसको मैं यहाँ पे विड्रॉवल्स ऑफ कैपिटल बोल रहा हूँ बस। और यहाँ पे बच जाएगा तो मेरे पर टू बैलेंस कैरी डाउन, यही आएगा। अच्छा, जो बाकी सब आइटम है वो सब मेरे कहाँ पर आएंगे, करंट में आएंगे। उसके लिए मुझको क्या बनाना पड़ेगा, करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ भैया, पर्टिकुलर, मान लो ए बी, पर्टिकुलर ए बी। अच्छा देखो, इसके दोनों बैलेंसेस तुमको दिख सकते हैं भैया, तुमको यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी दिख सकता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी दिख सकता है। ध्यान से इस चीज को समझना, ये वाला मेरा डेबिट बैलेंस होता है, ये मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है, देखो कई बार अगर डेबिट बैलेंस दिखेगा आपको कोई क्वेश्चन में, किसी पार्टनर्स की कैपिटल के साथ ब्रैकेट में डेबिट लिखा हुआ दिख सकता है, तो उसका मतलब वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। आ रहा समझ में? आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे, फर्म के लिए तो डेबिट बैलेंस किसका होता है, असेट का होता है, तो वो असेट होगा उस केस में। और कैपिटल का तो हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, लायबिलिटी हो, क्रेडिट बैलेंस होता है, जब तक वो ना बोला जाए, ठीक है। तो इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान में समझना है कि यहाँ पर भी हो सकता है बैलेंस और क्रेडिट में भी हो सकता है। अब यहाँ पर भैया रूल क्या लगाएंगे, भैया रूल वही लगाओ, एल प्लस का रूल यहाँ पर लगाओ, एल माइनस का रूल तुम यहाँ लगाओ। जिस भी चीज़ से तुमको लग रहा भैया पार्टनर्स की कैपिटल या बढ़ रही है, जैसे बाय आईओसी बढ़ जाएगी ना, फिर बाय सैलरी बढ़ जाएगी, सेम इस तरीके से बाय कमीशन, आ रही है बात समझ में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट होगा उससे बढ़ जाएगी। अगर मान लेते देखो बैलेंस शीट में रिजर्व दिया हुआ है, तो बाय रिजर्व उससे भी बढ़ जाएगी, जो पार्टनर्स के बीच में बटेगा। और भी बहुत सारे आइटम है जो आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे। अच्छा सुनो, यहाँ पर एक पॉइंट बता देता हूँ, ये रिजर्व दिख रहा है मैंने अभी पार्टनर्स के बीच में बांटा, अभी तक नहीं आया है। आगे क्वेश्चन में ये रिजर्व तुमको बैलेंस शीट में दिखेगा, तो जब तुमको बैलेंस शीट में रिजर्व दिखेगा तब हम इसको पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं। लेकिन तुम बोलोगे अभी तुमने रिजर्व यहाँ पर भी लिखा था, ये
टू रिजर्व तुमने यहाँ पे एप्रो पर भी लिखा था, मैंने कहा इस टाइम ये क्रिएट हो रहा है, नहीं समझे, इस टाइम ये क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा वो पहले से एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन जो मैं ये बताया मैंने ना, कर रहे हैं, जो मैंने ये बताया ये आएगा अभी आगे, बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा, तब हमें रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांटना पड़ेगा। अच्छा, कुछ आइटम ऐसे भी है जो कैपिटल को कम करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जैसे कि ड्राइंग्स, जैसे कि 2 IOD, जैसे कि मान लेते हैं कोई लॉस, ठीक है जी, जैसे कि कोई लॉस, ये सब चीजें, ठीक है। अभी बहुत सारे आइटम इसमें और आएंगे जो मैं हर एक चैप्टर में सिखाऊंगा, फिलहाल तो जो हमने समझना है वो यहाँ तक ही है। जो बच जाएगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, टू बैलेंस कैरिड डाउन बोलता हूँ, बस। अब आया समझ में? अगर कोई बच्चा है फिक्स समझ गया तो मैं बोलूंगा भैया फ्लैक्चुएटिंग समझना बड़ा ही सिंपल है, इन दोनों को जोड़ देना, एक ही खाता बनेगा, ये सब आइटम एक में डाल देना, सारे के सारे, वो तुम्हारे पास फ्लैक्चुएटिंग बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से उतना कर लोगे, है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल आपके साथ चर्चा करा, फ्लैक्चुएटिंग आप समझ लोगे कि दोनों को जोड़ लेना भैया। अब हम बढ़ते हैं भैया, अगला टॉपिक है मेरे पास, क्या आ रहा है भैया, रेमुनरेशन। अगला टॉपिक आता है मेरे पास, समझ लेते हैं क्या है, रेमुनरेशन, REMUNERATION, रेमुनरेशन। जैसे कि भैया सैलरी, और जैसे कि भैया क्या, कमीशन। यहाँ पे बच्चे, अब एक पॉइंट आएगा जहाँ पे बच्चे गलती करते हो, अभी बताता हूँ, ठीक है। तुमने जैसे ही देखा रेमुनरेशन, सैलरी और कमीशन, तुमने कहा कि भैया ये तो खर्चा है, N- का रूल लगा दो तुम इसमें, और डबल एंट्री के हिसाब से L+ का भी रूल लगाओ। N- क्या बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और L+ बोलते हैं क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। देखो सैलरी में तो कोई लोचा नहीं आता, सैलरी तो आप समझ ही गए हो। अगर कोई इसकी आपको जनरल भी डालने के लिए बोलेगा तो आप फटाफट से लिख दोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बोलोगे यार पार्टनर सैलरी है, खर्चा है, मैं इसको डेबिट में लिख देता हूँ, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा ध्यान रखना, क्वेश्चन में फिक्स्ड बोला हुआ फ्लैक्चुएटिंग बोला, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर फिक्स्ड हुआ तो फिर करंट में जाएगा, उसका ध्यान रखना भैया, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पर फटाफट से मैं रूल लगा देता हूँ, किस चीज़ का, पार्टनर सैलरी में मैंने N- का रूल लगाया, इसके वजह से कैपिटल भैया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर तुमने देखा यार ये तो नॉमिनल खाता है, नॉमिनल खाते को हमको क्या करना पड़ता है, क्लोजिंग डालनी पड़ती है। क्लोजिंग बड़ी सिंपल है, कहाँ पर लिखा हुआ भैया, डेबिट में उठा के कहाँ लिख दो, क्रेडिट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो में जाएगा क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड खर्चा है, डेबिट टू पार्टनर सैलरी। इसमें तो कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लेते सैलरी की जगह कमीशन होती तो भी एंट्री यही होती, बस इस सैलरी की जगह तुम यहाँ पर क्या लिख देते भैया, कमीशन, यहाँ पर क्या लिख देते, कमीशन। लेकिन मेन पंगा है कि हम फंसेंगे कहाँ पर, आफ्टर और बिफोर वाले पे। सैलरी पे तो नहीं फंसोगे, लेकिन आप फंसोगे किस पे भैया, कमीशन पर। क्योंकि देखो कमीशन को ना बोलने के तरीके हैं। अगर मान लेते हैं, मैंने क्लास में ये चीज़ समझाई थी, इसको मैं किस तरीके से समझाता हूँ, कमीशन वाले पॉइंट में, कमीशन वाले पॉइंट में ना मैं इस तरीके से समझाता हूँ। मैंने कहा या तो लिखा होगा भैया बिफोर या लिखा होगा आफ्टर। मैं समझाता था कि जो बिफोर, जो पहले के लोग हैं भैया वो कैसे थे भैया, सिंपल थे। अभी के लोग थोड़े से क्या अपडेटेड है, ये मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका था। तो मैं बोलता था भैया सिंपल वालों के लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। अपडेटेड वालों के लिए थोड़ा सा अपडेट कर लेना, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। लेकिन आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी कि ऑल कमीशन लिखा हुआ, ऑल आफ्टर ऑल कमीशन लिखा हुआ, ऑल सच कमीशन लिखा हुआ, उसके बाद आया समझ में। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर भैया थोड़ी सी ध्यान से प्रैक्टिस करनी है, या आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने फिर ये बताया सी बिफोर रहेगा तो सिंपल वाला फॉर्मूला, सिंपल वाला फॉर्मूले का मतलब नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। आफ्टर वाले का मतलब थोड़ा सा अपडेट करना है फॉर्मूले को, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। लेकिन यहाँ पर भी ध्यानपूर्वक भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इंपॉर्टेंट आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट मेरे पास जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा भाई मेरे पास क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तुमने जैसी ही देखा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तुमने बोला भाई इसके रूल हमको पता है, N- का रूल लगेगा और L+ का रूल लगेगा। N- का क्यों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसके वजह से कैपिटल बढ़ जाएगी। अच्छा, कुछ कुछ बातें जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, एक मैं सबसे पहले इसमें नोट लिख देता हूँ। एक हमेशा नोट याद रखना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस में,
ऑलवेज ऑन ओपनिंग बैलेंस, हमेशा आप किस में करोगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल में करोगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। और अगर एडिशनल कोई कैपिटल हुई तो उसी डेट से आप करोगे। आया समझ में? तुम मुझे बोलोगे यार ये तो हमको पता है, मैंने कहा ये तब दिक्कत करता है कई कई बार क्वेश्चन में ना हमको क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता है, कई कई बार क्वेश्चन में जो हमको गिवन क्या होगा भैया, क्लोजिंग बैलेंस होगा, और बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वो इस क्लोजिंग बैलेंस पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं, उनका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए आपको क्लोजिंग बैलेंस को पहले कन्वर्ट किस पे करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस पे। ये मैंने क्लास में बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रखा है। और फिर आप इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे। जैसे कि सुन लेते हैं ध्यान से, मैंने कहा मान लेते हैं ओपनिंग कैपिटल, अगर भैया प्रॉफिट होगा तो भैया एक कैपिटल मेरी बढ़ जाएगी। अगर मान लेते हैं कोई भी हुआ सैलरी या कमीशन वगैरह तो भी ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। अगर भैया लॉस हुआ तो भैया कम हो जाती हैं। अगर भैया ड्राइंग्स करी तो भैया कम हो जाएगी। अगर भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ तो भैया कम हो जाएगी। ये मेरे पास क्या बच जाता है, क्लोजिंग कैपिटल, ये मेरे पास बच जाता है। हाँ। मैं सिंपल बच्चों को ये समझाता हूँ। मैंने कहा भैया जो चीज़ यहाँ पे प्लस की हो रही हो यहाँ जाके माइनस कर लो, सिंपल मैथमेटिक्स है। ये तुमको ये प्लस में दिख रहा है, यहाँ से माइनस कर लो। हाँ। ये तुमको ये प्लस में दिख रहा है, यहाँ जाके माइनस कर लो। ये मैंने क्लास में बहुत डिटेल में समझा रखा है। माइनस है तो भैया यहाँ जाके प्लस कर लो, ये माइनस है तो यहाँ जाके प्लस कर लो, ये माइनस है तो यहाँ जाके प्लस कर लो। क्योंकि अब हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। इतनी माता बच्ची क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भैया मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी जब क्वेश्चन में नहीं दी हुई रहेगी तो, क्योंकि इंटरेस्ट में ओपनिंग कैपिटल पे निकालता हूं इसलिए। अच्छा, कुछ पॉइंट है, ध्यान से इस चीज को समझना। अगर मान लेते हैं, मैंने कहा मान लो नो पार्टनरशिप डीड है, कुछ केसेस बता रहा हूं, जैसे एक केस नंबर 1 बता रहा हूं। अगर मैंने कहा मान लो है नो पार्टनरशिप डीड, अगर क्या है नो पार्टनरशिप डीड, तो भैया नो पार्टनरशिप डीड के केस में तो नॉट अलाउड हम अलाउड करते ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है समझ में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउड करते ही नहीं है अगर नो पार्टनरशिप डीड हुई सबसे। और एक और केस, अगर मान लो केस नंबर हो गया मेरे पास सेकंड, अगर क्वेश्चन है लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ रहे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तुम ट्रीट करो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अरे ये क्या क्वेश्चन है, साफ साफ लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तुम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करो। तो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि भैया इस खर्चे को तुम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करो। तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुका है कि अब हम प्रॉफिट को इग्नोर करेंगे। तो इसका मतलब ये हम कहां पर डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में हम डेबिट करेंगे। जबकि आप बाकी टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां पर डेबिट करते हो, एप्रो में डेबिट करते हो। लेकिन ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस, स्पेशल केस। मतलब जब बोला जाएगा तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट करोगे, कैप ट्रीट करोगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उस केस में एप्रो में डेबिट होगा। आई भाई साहब बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, देखो केस नंबर 3 में बड़ा ही सिंपल है, कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैंने कहा कि मान लेते हैं प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का और आईओसी है 80,000। आप बोल रहे हो पूरा दे दो, पूरा अलाउड कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। पूरा कर देंगे तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो के कहाँ जाएगा भैया, डेबिट में जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, एक केस तो ये हो गया। एक और बात समझाइए वाला। हाँ देखते हैं, हमारे पास देखो प्रॉफिट 1 लाख रुपए का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 है, तो पूरा दे देंगे। हाँ, ये है समझ, 20,000 का प्रॉफिट बचेगा, वो तो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। अगर मान लेते हो गया भैया लॉस, अगर मान लो हो गया लॉस, 1 लाख रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ, तो ब्रैकेट में लिखने का मतलब है भैया लॉस। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है भैया कितना, 80,000, तो देंगे ही। तो तुम बोलोगे अब नहीं देंगे भैया, नॉट अलाउड। आई बात समझ। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल देता कि इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करो, तब आप लॉस को इग्नोर करके चलो। आई बात समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कोई दिक्कत, देखो बच्चा इसमें नहीं फंसता, उसको ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि वो बोलेगा यार 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, आईओसी देना है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक भैया लॉस हुआ तो हम इसको तो हम देंगे ही नहीं, उसको यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, वो फंसता यहाँ पर है। मानो एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास जो प्रॉफिट है, मानो मेरे पास प्रॉफिट हो रखा है 1 लाख रुपए का और आईओसी मेरे पास हो रखा है 1,20,000 रुपए, वो यहाँ फंस जाएगा। मैंने कहा क्यों, वो बोलेगा यार प्रॉफिट तो 1 लाख रुपए ही है, आईओसी 1,20 है। तो मैंने कहा इस केस में हम आईओसी सिर्फ कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम 1 लाख ही दे सकते हैं।
1 लाख ही दे सकते हैं। लेकिन ध्यान से मेरी बात समझना, कौन से हम रेशो में देंगे? हम आईओसी के रेशो में देंगे। कौन से रेशो में देंगे? आईओसी के रेशो में। एग्जाम्पल एक यहाँ पे फटाफट से मैं बना देता हूँ। मैंने कहा मान लो ए और बी तुम्हारे पास पार्टनर हैं, इन दोनों के रेशो 2:3:2 है। 1 लाख रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ और आईओसी 1:20 था। 1:20 दोनों को इक्वल मिलना था। ए की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी वो 60,000 रुपये थी और बी की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी वो भी कितनी थी? 60,000 रुपये थी। दिक्कत क्या आ गई भैया? दिक्कत सिर्फ प्रॉफिट 1 ही लाख रुपए का है। तो 1 लाख। तो अब मैंने कहा कि अब हमें इस रेशियो से कोई मतलब नहीं है, इस 3:2 के रेशियो से कोई मतलब नहीं है। क्यों? अब भैया जब उतना प्रॉफिट ही नहीं है तो हमने बोला ए और बी तुम टेंशन मत लो, जो जितना तुम्हारा बन रहा 60-60 बन रहा ना, तो इसका मतलब हम इस 60-60 का रेशियो निकालेंगे, जो क्या आएगा? 1:1 आएगा। और हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि इस 1 लाख रुपए को 1:1 में बांटेंगे, जो इनके हिस्से में कितना आएगा? 50,000 और 50,000। ये समझ गया। ठीक है। इस 1 लाख रुपए को बांटेंगे प्रॉफिट? 1 लाख को ही तो बांटेंगे क्योंकि वही है। 20,000 नहीं बांटना चाहिए? नहीं 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 नहीं, 20,000 क्यों? 20,000 की तो कोई कहानी हुई नहीं है भाई। 1 लाख रुपए का मुनाफा है ना, खर्चा 1:20 है। अच्छा। 1 लाख रुपए का मुनाफा है, खर्चा 1:20 है। अब हम खर्चा तो देना है ना। अब तुम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो भाई, तुम फर्म बन के सोचो कि फर्म के पास प्रॉफिट 1 ही लाख पड़ा हुआ सामने, देना 1:20 है, तो 1:20 तो मैं दे ही नहीं सकता, लेकिन मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ? 1 लाख। तो इसलिए मैं 1 लाख बांटूंगा। तो प्रॉफिट हो जाएगा। अरे ऐसा हो गया, देखो ये मैंने बनाया PNL एप्रो, ये मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो। यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट होगा मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना था या नहीं देना था, लेकिन उतना तो पैसा ही नहीं है। तो मैं सीधा ही उनको मैंने कैलकुलेशन बताई सामने सामने। मैंने कहा देखो 1:20 तो पड़े हुए है नहीं, साहब कहना सुखी रहना। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में तुम्हें तुम्हारे हिसाब से दे दूंगा। हिसाब मतलब कौन सा? ये वाला रेशियो वाला हिसाब नहीं, जो तुम्हारा बन रहा उसका हिसाब। तो जो उनका बन रहा था 60 और 60, तो मैंने कहा 1:1 का रेशियो ही तो बन रहा है, तो मैं तुम्हें 1:1 में दे दूंगा। तो मैं सीधा ही 1 लाख को डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी, कितना? 50,000 और 50,000। ये आया समझ में? समझिए। अच्छा, तो आईओसी तो फिर हमने चार्ज ही नहीं करा? तो है ही नहीं ना, पैसा ही तो नहीं है उतना। अच्छा। दूंगा तो मैं तब जब पैसे होंगे। अच्छा, तो देना ही नहीं आईओसी फिर। अब देखो कहीं ना कहीं तो मिला ही है ना, ए और बी को कहीं ना कहीं पैसे तो मिले ही है ना, ए और बी को कहीं ना कहीं तो पैसे मिले ही है ना। तो ये हो जाएगा 50,000 और 50,000। हेलो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के देखो मैंने यहाँ पे तुमको क्या क्या चीज बताए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर है प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमने बता दिया पूरा पूरा आपको। ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ कर ली। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ नहीं, वही चीज़ थी। अब है यहाँ पर ये मैंने बता दिया। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल वाला मैंने बता दिया है ना। और कुछ तो अब आते हैं अगला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसे ही तुमने देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तुमने बोला भैया इसमें तो N+ का रूल लगा दो और L- का रूल लगा दो। N+ मतलब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और L- मतलब कैपिटल कम हो जाएगी। तुमने वो बोला कि भैया मैंने तुमको क्लास में समझा रखा था। मैंने कहा भैया एक तो है क्या प्रोडक्ट मेथड, एक क्या था एवरेज प्रॉफिट मेथड,
एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैंने कहा भैया प्रोडक्ट मेथड तो सिंपल है, प्रोडक्ट मेथड तो हर जगह लग जाएगा, प्रोडक्ट मेथड तो हर जगह लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हर कोई सा भी केस हो हर जगह पे प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे ये लेंदी हो जाता है, तो इसलिए कहीं कहीं पे एवरेज प्रॉफिट मेथड भी लगाना है। तो प्रोडक्ट मेथड का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला था टोटल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है भैया मल्टीप्लाई, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हर केस में लग जाएगा। इसकी मैंने क्लास में प्रैक्टिस करवा रखी है। लेकिन एपी में ध्यान रखना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड पर कितनी बातों का ध्यान रखना है भैया? 2 बातों का ध्यान रखना है। बात नंबर पहली, बात नंबर दूसरी। बात नंबर पहली कि ड्राइंग्स के बीच का जो गैप है वो सेम होना चाहिए। जैसे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या मिडिल या एंड, उनके बीच का गैप सेम होना चाहिए। और भैया अमाउंट सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों आपको दिख गए कि यार ये 2 कंडीशन लग रही है कि भैया ये गैप भी सेम हो रहा, अमाउंट भी सेम हो रही है, एवरेज प्रॉफिट मेथड पर जाओ। एग्जाम में दोनों करने के चक्कर में मत पड़ जाना कि तुमने कहा इससे कर लूँ इससे कर लूँ, नहीं। जो तुम्हारा समय बचाएगा, जो तुमको लग रहा मेरा समय बचाएगा। अगर तुमको लग रहा प्रोडक्ट मेथड में ये दोनों देखने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी भी ड्राइंग निकाली हो कुछ भी कराओ आपका वहाँ पे प्रोडक्ट मेथड तो लग ही जाएगा। एपी के लिए ये 2 बातें चेक करनी पड़ेगी। एपी के लिए ये 2 बातें चेक करनी पड़ेगी कि ड्राइंग्स के बीच का गैप अगर सेम हो, अमाउंट अगर सेम हो। ठीक है, इसके मैंने वो केसेस बताए थे, बिगिनिंग एंड वाले, मंथ वाले केस बताए थे। इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। एपी वाले का इसका जो फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला क्या मैंने बताया था भाई? इसका फॉर्मूला था टोटल ऑफ ड्राइंग्स। इसका फॉर्मूला क्या था? टोटल ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एपी अपॉन 12। अरे ध्यान से इसको समझना, यहाँ पर टोटल ऑफ प्रोडक्ट था। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पर टोटल ऑफ ड्राइंग्स। ये चीज का ध्यान में रखना है, बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ वो जो पूरी प्रैक्टिस नहीं करते ढंग से। बाकी रेट अपॉन 100 रेट अपॉन 100 है, यहाँ पे 1/12 था 1/12, यहाँ पे एपी अपॉन 12 है। अब मैं बताता हूँ कि एपी कैसे निकलता है। एपी निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था भाई, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। ये मैंने एपी का फॉर्मूला आपको बताया था कि जब आपने पहली बार ड्राइंग्स करी उसके बाद कितना समय बचा, जब आपने आखिरी बार ड्राइंग करी तब कितना समय बचा। और ये आप यहाँ पे एपी में लिख दोगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। इंटरेस्ट इन कैपिटल में यही था, केस वगैरह देख लेना, और तो कुछ इसमें ऐसा होता नहीं है। प्रोडक्ट मेथड मैंने बता दिया, मैंने आपको शॉर्टकट भी मेथड, वो एवरेज प्रॉफिट मेथड भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो, जिस बच्चे को इतनी पूरी क्लास आ जाएगी, जितना मैंने आज चर्चा करा, जितनी मैंने आज की क्लास में चर्चा करी है, मैंने लगभग पूरा रिवाइज करवा दिया है। तो जिस बच्चे को इतना आ जाएगा उसे ही नेक्स्ट टॉपिक आएगा। अच्छा, कमाल की बात है, सबको नेक्स्ट टॉपिक नहीं आता, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एग्जाम में जरूर आता है। जो मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सबको नहीं आता, हर बच्चे को नहीं आता, हर बच्चा उसे स्किप करके चलता है, और वो एग्जाम में जरूर आता है। तो उस नेक्स्ट टॉपिक जो अब जो हमारे पास चैप्टर के 2 बचे हुए हैं, जैसे 5वां है जो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? इसके लिए ध्यान से मेरी बात समझना। एक तो पूरा जितना अभी तक रिवाइज करो है पूरा आना चाहिए, प्लस 11वीं की नॉलेज। 11वीं की किसकी नॉलेज? एक चैप्टर था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो पास्ट एडजस्टमेंट समझ में आ जाएगा। तो जितना मैंने रिवाइज करवाया इतना कंटेस्ट कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तब आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।